सभी का अपना उत्तराखंड में मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाने से पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां पर ताजमहल में बम होने की सूचना मिली है। आगरा से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आगरा ताजमहल को खाली करवा दिया गया है। बम की सूचना के बाद खाली कराया गया है। 112 पर यह बम होने की सूचना दी गई थी, किसी ने इन्फॉर्म किया। बम स्क्वाड की टीम फिलहाल तो मौके पर पहुंच गई है, यानी कि ताज के तीनों गेट जो हैं उसे बंद कर दिया गया है। सर्च अभियान इस वक्त जारी है। तो ताजमहल को खाली कराया गया है। बम होने की सूचना के बाद ताजमहल को खाली कराया गया है। बताया जा रहा है कि 112 पर किसी ने सूचना दी थी और इसी के बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नीलू, 112 नंबर पर किसी शख्स ने कॉल किया था कि ताजमहल के अंदर बम है, और इसी सूचना के बाद पूरा हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ की जो टीम है वो लगी हुई है, पुलिस मौके पर है, और तमाम जो बम स्क्वाड की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी सूचना मिली है 112 नंबर पर। आगरा के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये है कि जिस नंबर से फोन किया है वो नंबर की लोकेशन इस वक्त फिरोजाबाद में आ रही है। तो ये संभव है किसी ने मजाक किया हो, क्योंकि फिलहाल जिस हिसाब से कॉल आया है उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तीनों गेट बंद कर दिए गए। जो पर्यटक थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। जो गाइड थे, फोटोग्राफर थे, सबको बाहर निकालकर पूरे ताजमहल का सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई अगर सूचना होती भी है तो उसकी बात साफ हो जाए। तो कितने बजे के करीब आरिफ, कितने बजे के करीब ये कॉल आया? हालांकि हो सकता है ये फेक कॉल भी हो, लेकिन फिर भी इसके बाद प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, और यही वजह है कि अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताजमहल के अंदर। देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि ये फेक कॉल हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग मजाक में कॉल कर देते हैं। तमाम तरह के जो सिलसिले होते हैं कॉल भी करते हैं, लेकिन इसको लेकर पुलिस किसी भी तरह से कोई लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है, और पूरी तरह से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अगर पुलिस होता है तो कम से कम वो वक्त रहते हैं उसको निपटाया जा सके। लेकिन फिलहाल सर्च अभियान चला है। नीलू, आरिफ, इसमें कितना वक्त लग सकता है? कुछ इस बात की सूचना वहां पर पहुंचे बम स्क्वाड की टीम कुछ दे पा रही है? देखिए नीलू, ताजमहल का बहुत बड़ा परिसर है, कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी है, बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ सब सर्च करने में समय लगेगा। तो मुझको लग रहा है कि टाइम लगेगा, और शायद 1 या 1.5 घंटे बाद पूरी जो है स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ताजमहल में बम होने की सूचना मिली 112 नंबर पर, और अब इसी को लेकर बम स्क्वाड टीम ताजमहल परिसर में पहुंची है और वहां पर इस वक्त सर्च चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब उत्तराखंड की खबरें देखते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर हाईवे पर मलबा गिर गया। सड़क पर गिरा है सैकड़ों टन मलबा। चिपकोट के पास ये मलबा गिरा है। नेपाल चीन बॉर्डर से टूटा अब संपर्क है। रोड खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब रोड खुलने में कई दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि भारी मात्रा में मलबा गिरा है। पिथौरागढ़ हाईवे पर यह मलबा गिरा। सड़क पर मलबा गिरने से अब चिपकोट के पास जो मलबा गिरा है उससे नेपाल चीन बॉर्डर का संपर्क टूट गया है। रोड खुलने में बताया जा रहा है कि अभी कई दिन लग सकते हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, हाईवे पर मलबा गिरा है और भारी तादाद में यह मलबा गिरा है, जिससे कहा यह जा रहा है कि अब रोड खुलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हम आपको बता दें कि चिपकोट के पास यह मलबा गिरा है। नेपाल चीन बॉर्डर से संपर्क टूट गया है और रोड खुलने में अभी वक्त लगेगा। विजयवर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, वो कौन सा इलाका है जहां पर यह मलबा गिरा है, और बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में यह मलबा है, इसलिए कुछ वक्त लग सकता है? काफी बड़ा पहाड़ गिरा है पूरे एनएच पे। हालांकि इसको ऑलवे का दूसरा काम चल रहा था। तो ये जो एनएच है ये पिथौरागढ़ का छोटा एनएच है, जो चीन और नेपाल के बॉर्डर को देश दुनिया से जोड़ता है। मंगलवार रात भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण ये पूरा का पूरा हाईवे बंद पड़ा है। सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कई तरीके की दिक्कतें यहाँ लोगों को हो रही हैं, क्योंकि यही हाईवे है जो 5 लाख की आबादी को शेष दुनिया से जोड़ता है। उसके अलावा जो आर्मी के लोग हैं, आईटीबीपी है, एसएसबी के लोग हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी इस हाईवे के जरिए होती है। लेकिन जितनी भारी मात्रा में मलबा आया है, एनएच के अधिकारी हालांकि वहाँ पर जुटे हुए हैं, मशीनें लगा रखी हैं। मलबे को हटाने का काम कल सुबह से ही जारी है। बावजूद इसके जो पहाड़ी लगातार ऊपर से दरक रही है और बोल्डर भी काफ़ी भारी आए हैं, तो निश्चित तौर पे समय लगने की इसमें उम्मीद है। और तब तक लोगों को, जब तक ये हाईवे नहीं खुलता है, इस तरीके की दिक्कतें पेश आती रहेंगी। जी बिल्कुल। और कुछ बता पा रहे हैं कितना वक्त लग सकता है? फिर भी
एनएच के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई थी मेनका, उन्होंने एक उम्मीद ये जताई है कि संभवतः आज शाम तक या रात तक ये हाईवे खुल जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आगे का मलबा जो ही एनएच के अधिकारी वहां से हटवा रहे हैं तो पीछे की जो पहाड़ी है वो दरक कर नीचे आ रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वहां पर दिक्कत आ रही है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि मलबा हटाने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब आपको बताते हैं कैसे चिपकोट के पास सड़क पर मलबा आया है और हजारों लोग जहां पर यहां वहां फंस गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कितनी मुसीबत है। बॉर्डर को जोड़ने वाले इकलौते हाईवे में आफत का पहाड़ इस कदर दर का है कि सब कुछ बदल गया। चमचमाती सड़क की जगह भारी बोल्डर्स और टनों मलबे ने ले ली। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे के बंद होने से सब कुछ ठप हो गया है। चिपकोट बैंड के पास आई भारी लैंडस्लाइड ने 5 लाख की आबादी की रफ्तार को पूरी तरह से थाम दिया। हालात ये हैं कि लैंडस्लाइड के बाद बैंड के दोनों तरफ हजारों लोग जहां थे वहीं कैद हैं। पीपली से आ रहे थे, हल्द्वानी जाना है, माँ जी को दिखाने के लिए कान में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी पता चला यहाँ के भी कोई कह रहा है 12 बजे खुलेगी, पिथौरागढ़ में बोला पुलिस वाले ने खुल जाएगी जल्दी, थोड़ा रखा है। अब यहाँ के पता चल रहा अभी कह रहे हैं कल तक खुलेगी 12 बजे। प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्या दिक्कत हो रही है पूरा बताओ। हम जा रहे थे हरिद्वार को जा रहे थे तो 5 बजे वहाँ से चले थे पिथौरागढ़ से, और तो यहाँ पहुँचे थे करीब 6 बजे, 6 से भी पहले ही, तब से ही बैठे हुए। बोले आप खुलेगा, कोई बोला 2 घंटे में, 4 घंटे में, बोलेगा आप बोलेंगे कल खुलेगा। इसलिए हम ऐसे फंसे हुए हैं, न टिकट रिफंड कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। हाईवे में फंसे कुछ यात्री तो पैदल ही सुरक्षित ठिकानों को निकल रहे हैं, लेकिन दिक्कत उन लोगों को ज्यादा हो रही है जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों से आ जा रहे लोगों के पास भी कोई चारा नजर नहीं आता। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हजारों की आबादी भले ही परेशान हो, बावजूद इसके प्रशासनिक अमला कहीं नजर नहीं आया। इसी हाईवे को ऑल वेदर रोड में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन कटिंग के दौरान दर्जनों ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया तैयार हो गए हैं जो कभी भी हाईवे की रफ्तार पर लगाम लगा सकते हैं। स्थिति सर सुबह से जो है मार्ग बंद है। मार्ग खोलने के लिए हमने 4 मशीनें लगा रखी हैं और टिप्पर लगा रखे हैं। ये नीचे भी दूसरी आर में है रोड की, खोलने में इसलिए भी दिक्कत हो रही है। मलबा नीचे घाटी में नहीं फेंक सकते हैं और टाइम जो है कल दोपहर तक का उम्मीद करते हैं। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाला घाट पिथौरागढ़ हाईवे पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं इस हाईवे में चिपकोट बैंड के पास भारी मलबा यहाँ पर आया है। इस रोड के अलावा ठीक इस रोड के नीचे भी एक रोड है, उसमें भी मलबा गिरा है। और जितनी भारी मात्रा में यहाँ पर मलबा गिरा है उससे तय है कि ये हाईवे इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। हाईवे के बंद होने के कारण हजारों यात्रियों को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, क्योंकि ये हाईवे पिथौरागढ़ को शेष दुनिया से जोड़ता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। और त्रिवेंद्र सरकार आज अपना बजट पेश करेगी और ये बजट राज्य सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, जिसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट करीब 57,000 करोड़ का होगा। राज्य विधानसभा में सीएम त्रिवेंद्र रावत शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि इसमें युवा, महिला, किसान और हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा और ये बजट राज्य की तस्वीर बदलने वाला होगा। वहीं आज सदन में नगर निगम पालिका से जुड़े बिल भी पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही प्रश्नकाल में राज्य मंत्री धन सिंह के विभागों से जुड़े सवालों पर भी चर्चा होगी। ये बजट, ये जो जनता की अपेक्षा है उस पर पूरी तरह खरा उतरने वाला बजट है सर, जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों और प्रत्येक वर्ग के लोगों को इसमें आप देखेंगे पूरी तरीके से समाहित किया गया है। और गैरसैंण में बुधवार को सदन के बाहर भी माहौल गर्म ही रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे और कहा कि उन्हें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। हरीश रावत की सरकार पिछले बजट का 40 से 45% ही खर्च कर पाई है, इसलिए गप्पेबाज बजट है। हरीश रावत ने लाठीचार्ज की भी निंदा की। वहीं हरीश रावत को बीजेपी की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान ने जवाब दिया। पिछले साल का बजट जितना निराशाजनक था और मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस साल का बजट भी केवल खोखले वादे होंगे। भाजपा के आगे के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा तो हो सकता है, मगर इस राज्य का बजट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके पास संसाधन ही नहीं है। इनमें राजस्व वृद्धि दर अपने आप में बता रही है कि राज्य के पास कितने संसाधन हैं। और पिछली बार के बजट में वादे बड़े बड़े किए गए, लेकिन केवल 40-45% बजट खर्च हुआ। 10-11 महीने का जो कोविड का पीरियड है उसमें तमाम सारे सेक्टर ऐसे हैं
जिसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसको सरकार ने वेव ऑफ किया, कहीं उसकी वसूली माफ कर दी, कहीं उनको टैक्स फ्री कर दिया। तो ये तमाम सारा जनता को राहत देने के लिए जो रेवेन्यू को है, जनता के लार्जर इंटरेस्ट में उस रेवेन्यू कलेक्शन के काम को ढिलाई देने का काम किया। तो गैरसैंण विधानसभा में आज बजट पेश होना है और त्रिवेंद्र सरकार का ये अंतिम बजट है और इसी को लेकर अब विपक्ष भी काफी मुखर है, लेकिन लोगों की बड़ी आस है। और गैरसैंण विधानसभा में आज सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी और उसमें सीएम त्रिवेंद्र कई सौगात दे सकते हैं। अब जनता को बजट से क्या आस है, आपको दिखाते हैं। महंगाई से परेशान जनता इस बार के बजट से खासी उम्मीदें लगाकर बैठी है। करीब 57,000 करोड़ के होने वाले इस बजट में छोटे कारोबारी अपने हित सुरक्षित चाहते हैं, तो महिलाएं चाहती हैं कि किचन का बिगड़ा हाल कुछ तो ठीक हो। थोड़ी महंगाई ठीक ठाक हो जाए, बस वही, और बाकी क्या। छोटे कारोबारियों को क्या परेशानी है? वही परेशानी हो रही है महंगाई की ना, और जैसे घी तेल वगैरह थोड़ी सस्ता हो जाएगा तो हमारा तो वही काम है। गैस है, गैस का ही काम है, कॉमर्शियल गैस बहुत महंगी है। इस बजट में यही है, पहली बात तो ये है कि कोरोना की वजह से सबके आजकल कामकाज की सत्यानाश हो रखी है, किसी के घर में कुछ काम नहीं है। जो घर में इकट्ठा किया था वो भी सारा खत्म हो चुका है। इस हिसाब से बजट ऐसा आना चाहिए कि सारे लोग एडजस्ट कर पाए। इस बार के बजट में रोजगार, नए क्षेत्र में नए काम की उम्मीद है, तो साथ ही नई योजनाओं की भी उम्मीद की जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे आम आदमी का जीना तो बहुत मुश्किल हो गया है। गैस आप देखो, 1 महीने के अंदर 4 बार उन्होंने दाम बढ़ा दिए, उससे तो आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई थोड़ी कम ही होनी चाहिए। कम से कम स्टेट को तो अपने जो सिटीजन्स का ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन आप देखो हर दूसरे चौथे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। चुनावी साल में बजट भी चुनावी होगा, ये तय है, लेकिन अब किस वर्ग को कितनी सौगात मिलेगी ये तो गुरुवार को विधानसभा से ही साफ होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो चुनावी साल, चुनावी बजट, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। सुनील नवप्रभात गैरसैंण से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अंतिम बजट है त्रिवेंद्र सरकार का, लेकिन चुनाव भी आने वाले हैं, लोगों ने कितनी उम्मीद लगा रखी है इस बजट से? देखिए नीलू, बजट से सबको उम्मीद है और जिस तरह से सरकार के मंत्रियों ने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि ये जो बजट है, जो चुनावी साल का भले ये बजट हो, लेकिन इसमें सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, नौजवान हो, सभी को इसमें समाहित करते हुए ये बजट होगा। सभी को कुछ न कुछ इस बजट में मिलेगा। अभी आपने महिला राज्य मंत्री को सुना, उनका भी कहना था कि इस बजट में चाहे वो बच्चों के पोषण की बात हो, महिलाओं की बात हो, उनके सशक्तिकरण की बात हो, इस बजट में कुछ न कुछ उनको मिलेगा। खासकर जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको भी राहत देने वाला ये बजट होगा। आज 4 बजे नीलू ये बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले सदन की जो कार्रवाई चलेगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, विपक्ष है, गैस सिलेंडर के साथ यहाँ पर पहुँचा है और विपक्ष का आज का जो एजेंडा है सदन का कि विपक्ष आज बेरोजगारी को लेकर नियम 310 में चर्चा की मांग करने वाला है। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज बजट भी पेश होना है, आप लोग गैस सिलेंडर के साथ भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महंगाई बेतासा बढ़ रही है। 2 महीने के अंदर 175 रुपया गैस में बढ़ गया है। माँ बहनों के लिए अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल जंगल से लकड़ी नहीं लाने देता, आपने कानून ऐसे बनाया कि आप जंगल से लकड़ी नहीं ले सकते। लकड़ी भी बहुत महंगी है। साथ में गैस, जिसको इसलिए सब्सिडी दी गई थी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के टाइम पे कि गैस सस्ती होगी तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं उनको कुछ लाभ मिलेगा, और गैस पॉपुलर होगी तो लोग लकड़ियाँ कम काटेंगे, जंगल कम काटेंगे। लेकिन आज का जो बजट है उसमें सरकार कुछ राहत दे सकती है महंगाई? देखिए, हम इसी उम्मीद के संग आज इस प्रदर्शन को करेंगे, सरकार शायद कुछ करे, क्योंकि 400 रुपये का गैस का सिलेंडर कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज 900 रुपये में भी उपलब्ध नहीं है, तो अपने आप में चिंता का विषय। और जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे महंगाई चरम पे है और बेरोजगारी इस आलम पे है, उसमें एक कोड़ पे खाज का जैसा है। देखिए नीलू, यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि आज का जो बजट होगा उसमें सर आज का जो बजट होगा क्या कुछ उसमें उम्मीद करें?
जिन कल्पनाओं को लेकर उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण किया गया, निश्चित ही उसके सापेक्ष बजट आएगा और ऐतिहासिक आएगा। पिछली बार आपको ध्यान है, आगे मुख्यमंत्री जी ने ग्रीष्मकालीन बिल्कुल, तो कहा जा सकता है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है। लोगों को भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि हो सकता है उनके लिए बहुत कुछ हो, लेकिन जब शाम के 4 बजे बजट पेश होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ इस बजट के पिटारे से निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी को 1 साल पूरा हो गया। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र में अचानक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर सबको चौंका दिया था। हालांकि इसका विधिवत शासनादेश 8 जून को हो पाया था। गैरसैंण को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि यहां पर विकास के कोई काम नहीं हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार को यहां बैठकर काम करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार गैरसैंण के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।